हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं भाई, एमटीएस 2023 जो लास्ट एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर मैथ के जो टॉप 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और एमटीएस 2023 में पूछे गए हैं एमटीएस में, तो ये मत सोचना कि सिर्फ एमटीएस वालों के लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है। क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब का सिलेबस इस तरीके से इंटैंगल्ड रहता है कि हम अलग-अलग नहीं कर पाएँगे। किसी एक क्वेश्चन को देखकर ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो एमटीएस लेवल का है, ये तो सीजीएल लेवल का है, नहीं। आपस में मिक्स आते हैं। हर एक एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, हर एक में ईज़ी आते हैं। तो जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, आईसीएआर जो भी टीसीएस कंडक्ट करता है, एसएससी के थ्रू कंडक्ट करता है, उन सभी के लिए यूज़फुल होंगे, उन सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आजकल क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरह के। तो ये टॉप के क्वेश्चन हैं। तो सारी शिफ्टों में से 20 क्वेश्चन छाँटे हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है? तो पेन नोटबुक लेकर आपने बैठना है। मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है और उसके बाद क्वेश्चन हो जाए या ना हो, उसके बावजूद आपने मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है। तभी तो जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो आप तक ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। ठीक है? तो आगे बढ़ें, जहाँ कहीं पर भी कंसेप्ट बताने की ज़रूरत होगी, वो कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूँगा। चलिए। तो जो स्टूडेंट मेरे से कोर्स में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, सभी देख लेना। जो कोर्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो भी आप देख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। करो भाई कोशिश। ए बोट टेक 20 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक बोट है, वो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने में 20 घंटे लगते हैं इसको, डाउनस्ट्रीम जाने में। ठीक है, धारा की दिशा में। एंड कम्स बैक टू ए मिड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। ए बोट टेक्स 20 आवर्स, डाउन स्ट्रीम जाएगी ए से बी तक और फिर बी से सी तक आ जाएगी। उस पूरे काम में 20 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी भाई? डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 10 तो बोट की स्पीड है, 5 पानी की स्पीड है, 15। ठीक है। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? अपस्ट्रीम की स्पीड होगी भाई, ये 10 प्लस 5, ये 10 माइनस 5, 5। ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक गई तो ये गई 15 की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ तक आई तो ये आई 5 की स्पीड से, और इस पूरे काम में इसको 20 घंटे लग गए। तो मैं एकदम से बताना नहीं चाह रहा, सोचो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसमें आंसर कहाँ पर छिपा हुआ है? ये मिड पॉइंट है। अगर यहीं पर मैं आपको ऐसे बोल देता कि ये बोट यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 की स्पीड पे जा रही है और उसके आगे इस सी की जगह में यहाँ पर ऐसे कर दूँ, एक पॉइंट है सी डैश, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 की स्पीड पर जा रही है, तो कर पाते क्या? और मैं आपको ये बता दूँ कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है। कर पाते? फिर आप इज़िली कर देते। आपको डिस्टेंस का रेशियो पता है, ये मिड पॉइंट पर आया है। अलग-अलग डिस्टेंस, अलग-अलग स्पीड से अगर ट्रैवल किया है, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। और एवरेज स्पीड पता है, टाइम पता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस पूरे डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो हमें डिस्टेंस का सिर्फ रेशियो पता होना ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो देखते हैं। तो सिर्फ रेशियो पता होना ज़रूरी है डिस्टेंस का। एक्चुअल वैल्यू आप कुछ भी ले लो, तो एवरेज स्पीड होएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो इस 2 और 1 की मैं ऐसी वैल्यू लूँगा जो 15 और 5 से डिवाइड हो जाए। 15 से ये डिवाइड हो जाए तो इसको मैं 15 गुना ही कर देता हूँ। 15 दूनी 30, 15 एकम 15। मेरी मर्ज़ी मैं उतना भी कर सकता हूँ, सिर्फ रेशियो मैटर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? 30 प्लस 15 45। एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ मैं। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 15 45 अपॉन टोटल टाइम।
30 यूनिट डिस्टेंस 15 की स्पीड से, 30/15 2, 15/5 3, तो 2 और 3 5, ये आ गई एवरेज स्पीड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे डिस्टेंस की ये एवरेज स्पीड है। एवरेज टाइम 20 घंटे। तो स्पीड इनटू टाइम, एवरेज टाइम का तो क्या ही मतलब है, स्पीड इनटू टाइम, ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, बट इसको उत्तर मत दे देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 1.5 गुना डिस्टेंस आ गया, आपको सिर्फ इतना निकालना था। तो जितना ये है इससे आधा और आगे चला गया, तो डिस्टेंस आ गया 3/2 टाइम्स। तो इसको मैं 2/3 टाइम्स कर दूं, ये अपना उत्तर है भाई, खत्म। ठीक है, मैं चीज़ें जितनी लिख रहा हूँ एग्जाम में उतनी लिखनी ज़रूरी नहीं है, मैं समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ। 5 तिये 15, तिये 45, 3 दूनी 6 इंटू 20 120। ठीक, अब कल को अगर एग्जामिनर ये कर दे कि ये बोट जो है ये वापस आई और ये 10% पीछे आई, मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसका 10% ही कवर किया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको मैं आगे ही बढ़ा दूंगा। अगर ये डिस्टेंस 100 यूनिट होएगा तो आगे गई वो 10 यूनिट होएगा, हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए। तो अगर कल को एग्जामिनर ऐसे कर दे तो आपको ये नहीं होना चाहिए अरे कुछ नया कर लिया कुछ नया कर लिया, नहीं, वही सेम अंडरस्टैंडिंग चल रही है, बस आपको सिचुएशन अच्छे से समझनी है। ठीक, जो हम कर रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता अगर आप तसल्ली से स्टेटमेंट को समझेंगे तो। ये बताओ पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 12 days एंड 15 days। तो पी क्यू आर इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 15 6 और 12 का मैं एलसीएम ले लूँगा, टोटल वर्क 15 6 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 180। तो टोटल वर्क हो जाएगा जी 180। 15 6 और 12 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो 6 तो हटाओ, 15 और 12 का ले लिया मैंने, तो 60 हो जाएगा 180 पे क्यों, सॉरी गाइस, एलसीएम 60 आएगा, मैंने 15 और 12 का प्रोडक्ट ही ले लिया था। ठीक है, 60 हो गया। पी स्टार्ट वर्किंग अलोन। ठीक है, तो मैं पहले पी क्यू और आर की यूनिट्स निकाल लेता हूँ। 6 दिनों में 60 यूनिट कर रहा है, तो 6 दाई 160, एक दिन में 10 यूनिट करेगा। 12 पंजे 60, 5 यूनिट करेगा। 15 चौके 60, एक दिन में 4 यूनिट करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि पी काम कर रहा है पहले दिन, चौथे दिन, 7वें दिन, क्यू काम कर रहा है दूसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, और आर काम कर रहा है तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन। ये क्या बताना चाह रहा है देखते हैं। पहले दिन पी ने काम किया, फिर दूसरे दिन क्यू ने काम किया, फिर तीसरे दिन आर ने काम किया, फिर चौथे दिन पी ने काम किया, फिर 5वें दिन क्यू ने काम किया। तो बेसिकली वो डायरेक्टली ऐसे ना बताकर कि ये तीनों एक एक दिन काम कर रहे हैं, उसने ऐसे करके बता दिया बस कि पहले 3 दिन ये काम करेंगे, अगले 3 दिन ये काम करेंगे, अगले 3 दिन ये काम करेंगे, एंड सो ऑन। तो बताओ इस पैटर्न में काम कितने टाइम में पूरा होगा, बताओ। तो पहले दिन अगर पी काम करेगा तो 10 यूनिट काम हो जाएगा, अगले दिन क्यू काम करेगा तो 5 यूनिट, आर काम करेगा तो 4 यूनिट, उस 19 यूनिट काम पूरा हो जाएगा 3 दिन में। अगला 19 यूनिट फिर से 3 दिन में। तो मैं ये देख लेता हूँ 19 यूनिट कितनी बार आ रहा है इसमें, तो मैं इसको 19 से डिवाइड कर देता हूँ। 19 तिये 57, तो 3 बार आ गया 19 यूनिट। एक बार 19 यूनिट को करने में 3 दिन लगते हैं, ऐसे ही 3 बार 19 यूनिट को करने में एक बार में कितने दिन लगते हैं, 3। तो 3 बार को करने में 3 इंटू 3 9 डेज लग जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 57 यूनिट्स हुए हैं अब तक, 57 के अंदर 19 3 बार आ जाता है, ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा बचे हैं। तो अब हुआ क्या होगा, ऐसे पी क्यू आर ने काम किया 3 दिन, फिर 3 दिन पी क्यू आर ने काम किया, फिर 3 दिन पी क्यू आर ने काम किया, ऐसा हुआ है। फिर पहले दिन आएगा पी और 3 यूनिट बची हुई मिलेंगी उसको, उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे पता लगता है कि टोटल यूनिट कितनी है और पर डे यूनिट कितनी हो रही है। तो टोटल यूनिट बचे हैं भाई साहब 3, और रोज यूनिट हो रही है 10, पी 10 यूनिट कर सकता है, तो 3/10 दिन, यानी कि पूरा दिन भी नहीं लगेगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक, क्लियर। ऑल्टरनेट डे के ऊपर एक और मजेदार सवाल करवाऊं ये बताओ, पॉज करके करने की कोशिश करो।
ए मैन एंड वीमेन वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज इफ द मैन वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, द सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 14.5 days इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड इफ द वुमेन स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे। आधे दिन का फर्क आ रहा है। जितना काम आदमी एक दिन में करता है उतना काम औरत आधे दिन में कर देती है। जब इन्होंने 15 दिन काम किया तो 7 दिन आदमी ने, 7 दिन औरत ने। ये पूछ रहे हैं आदमी कितने दिनों में काम करेगा, तो ये 7 दिन औरत का काम डबल 14 दिनों में आदमी कर देता। 14 और 7 21 और 1 22 उत्तर, ऐसे आप दे सकते हो। बट ये समझने के लिए क्या है, मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो समझाऊं मैं आपको हुआ क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। देखो, ये बोल रहे हैं कि एक आदमी और एक औरत ऑल्टरनेट डे पर काम कर रहे हैं, यानी कि पहले मैन फिर वीमेन। इफ मैन वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, अगर मैन पहले दिन काम करे, मैन फिर वीमेन फिर मैन फिर वीमेन, ऐसे करके इनको 15 दिन लग जाते हैं, 15 डेज। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि अगर वीमेन पहले दिन काम करे तो 14.5 दिन लग रहे हैं। पहले वीमेन फिर मैन, पहले वीमेन फिर मैन, पहले वीमेन फिर मैन एंड सो ऑन, तो फिर 14.5 डेज लग रहे हैं। तो मामला क्या है एक बार ये समझते हैं। देखो, चाहे मैन स्टार्ट करे या वीमेन स्टार्ट करे, पहले 2 दिन में तो सेम काम होगा। मान लो आदमी 2 यूनिट काम करता है, औरत 3 यूनिट काम करती है, 5 यूनिट काम हुआ। औरत 3 यूनिट काम करती है, आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम हुआ ना 2 दिन में। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले दिन यहाँ पर 2 यूनिट हुआ था, यहाँ पर 3 यूनिट हुआ था, बट दोनों दिन मिलाकर तो सेम ही काम हो रहा है। अगर मैं पहले 2 दिनों के काम को कंपेयर करूं यहाँ पर और यहाँ पर, वो सेम है। ठीक है, फिर अगले 2 दिन पहले आदमी ने काम किया फिर औरत ने, पहले औरत ने काम किया फिर आदमी ने, तो इन 2 दिन में भी सेम काम हुआ। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, ये 15 डेज है, इसको ऐसे तोड़ लो 14 + 1। 14 मैंने क्यों तोड़ लिया, क्योंकि ये इवन है। 14 में 7 दिन आदमी ने काम किया, 7 दिन औरत ने, 7 दिन आदमी ने, 7 दिन औरत ने। इसको तोड़ लो 14 + 0.5। ठीक है, तो यहां पर पहले 14 दिन काम हुआ है MW। यहां पर पहले 14 दिन काम हुआ है WM। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि काम 14 डेज करना है, 14 दिन करना है, तो पहले दिन आदमी काम करेगा तो आदमी औरत, आदमी औरत, 7 दिन आदमी को मिलेंगे, 7 दिन औरत को। अगर मैं बोल दूं पहले दिन औरत काम करेगी, औरत आदमी औरत आदमी औरत आदमी, 7 दिन औरत को मिलेंगे, 7 दिन आदमी को, तो कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही काम होगा 14 दिन में। अगर मैं बोल दूं 15 दिन तक काम चलेगा, तो पहले दिन मैन फिर वीमेन, मैन वीमेन, ऐसे जब तक 14 डेज होंगे, जब तक इवन नंबर ऑफ डेज होंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15वें दिन 15th डे पहले आदमी आ रहा है और औरत, तो फर्क पड़ जाएगी। अगर मैं 15 दिन में बोलूं कि भाई पहले मैन स्टार्ट कर रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन है पहले वीमेन स्टार्ट कर रही है, 15 दिन में तो काम में फर्क आएगा ना। यहां पर 15वें दिन औरत काम करेगी, 14 दिन तक तो सेम रहेगा, 15वें दिन औरत काम करेगी, है ना। आपने इस सिचुएशन को कैसे देखना है दोस्त, आपने ऐसे देखना है कि पहले 14 दिन तो सेम ही काम होएगा, चाहे पहले ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 15वें दिन किसने काम किए, यहां पर 15वें दिन काम किया है एक आदमी ने, तो एक आदमी ने एक दिन काम किया, तो एक आदमी का एक दिन का काम इज इक्वल टू 14 दिन तक सेम काम हुआ है। इस आधे दिन किसने काम किया है, एक औरत ने। तो देखो 14 दिन में सेम काम हुआ, उसके बाद 15वें दिन एक दिन, 15वें दिन एक आदमी ने काम किया, तो इस केस में जो काम हुआ वो भी सेम है, और इस केस में जो काम हुआ वो भी सेम है। पहले आदमी शुरू कर रहा है तो ये 15 दिनों में हो रहा है, औरत शुरू कर रही है तो ये इतने दिनों में हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है पहले 14 दिनों में तो सेम ही काम होगा दोनों सिचुएशन में। यहाँ पर हमें हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आदमी एक दिन में काम करे और औरत आधे दिन में काम करे तो बराबर है। ठीक है, आदमी का एक दिन का काम इज इक्वल टू औरत का आधे दिन का काम। आदमी बटे औरत, मैन बाई वीमेन इज इक्वल टू 0.5/1, यानी कि 1/2।
मैन अगर 1 यूनिट कर रहा है तो औरत 2 यूनिट कर रही है, औरत डबल काम कर रही है। या फिर ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है, आदमी काम को 1 दिन में कर रहा है, औरत आधे दिन में कर रही है, तो डबल काम कर रही है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन मिल गया, अब आप बता सकते हो कुछ भी। ठीक है जी, पूछा क्या उसने? उसने पूछा है द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई मैन अलोन, आदमी अकेला कितने दिनों में करेगा? आदमी 1 यूनिट करता है, औरत 2 यूनिट करती है। तो पहले तो ये निकाल लो टोटल काम कितना है। कैसे निकालेंगे? या तो इधर से निकाल लो या इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर 1 दिन आदमी करे, 1 दिन औरत करे, 1 दिन आदमी करे, 1 दिन औरत काम करे, तो पहले 14 दिन में 7 दिन आदमी ने काम किया, 7 दिन औरत ने काम किया। आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो आदमी ने 7 यूनिट कर दी होंगी। औरत 2 यूनिट काम करती है 1 दिन में, तो औरत ने 2 यूनिट कर दी होंगी, 7 दूनी 14, 14 यूनिट। फिर अगले 1 दिन आदमी ने काम किया, तो वो 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर 1 यूनिट आदमी ने फिर कर दी होगी। तो टोटल काम कितना है? 14 और 7 21 और 1 22, 22 यूनिट काम है। और आदमी 1 दिन में कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट, तो 22 यूनिट करने में उसको 22 दिन लग जाएंगे। एक तो ये सिचुएशन हो गई, समझ गए? अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, तो ये चीज तो हमें पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोच के पता चल जाएगी कि यार पहले 14 दिनों में तो सेम काम होएगा, है? आपको ये पता चल जाएगा कि आदमी 1 दिन में जो काम कर रहा है, औरत उसे आधे दिन में कर दे रही है। औरत डबल एफिशिएंट है, या फिर आप ये बोल दो आदमी को डबल दिन लगते हैं। ठीक, तो पहले 14 डेज में 7 डेज मैन ने काम किया होगा और 7 डेज वीमेन ने काम किया होगा, है ना? 7 डेज आदमी ने, 7 डेज औरत ने। अगर उसने ये पूछा है कि आदमी कितने दिनों में कर सकता है, तो देखो, मैं सब कुछ आदमी के टर्म में लिखूंगा। आखिरी के 1 दिन ये किसने काम किया है? आदमी ने, ठीक है। मैन ने काम किया है, ठीक है। 7 दिन किसने काम किया है? मैन ने, हाँ जी सर, ठीक है। ये 7 दिन जो वीमेन ने काम किया है, औरत 7 दिन में जो काम करती है, आदमी कितने दिनों में कर सकता है? आदमी अगर 1 दिन में काम करता है तो औरत आधे दिन में करती है। आदमी को डबल दिन लगते हैं, तो औरत ने अगर 7 दिन काम किया तो इसी काम को आदमी 14 दिन में करेगा। तो यहाँ पर 7 दिन में आदमी ने काम किया है, पहले 14 दिन में, और जो काम औरत ने किया है उसी को करने के लिए आदमी को 14 दिन लग जाएंगे। और 1 दिन अगला ये काम भी आदमी ने ही किया है, तो अगर आदमी ही इस काम को करता तो 7 और 1 8 दिन तो उसने किया ही है। जो औरत ने 7 दिन किया है, इसकी जगह उसे 14 दिन लगते, तो 7 और 14 21 और 1 22। ठीक, मैं सिर्फ ये बताकर भी इस क्वेश्चन को समअप करके चला जाता, बट पूरी अंडरस्टैंडिंग देनी जरूरी है। कल को आदमी औरत बच्चे मतलब और भी चीजें आ जाए। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि खुद तो 5 मिनट में सवाल समझाया है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम में 1 मिनट में कर लें ना। आपके पेरेंट्स ने खुद तो आपको 3 साल में चलना सिखाया है, या 2 साल 1 साल में चलना सिखाया है। 1 साल में चलना सीखा, आप 10 मिनट में मार्केट से कैसे चीज लाएं? हमें तो 1 साल लगेगा। तो चीजें सीखने में टाइम लगता है। ठीक, आगे बढ़े। पूरे 4 साल प्रैक्टिस करके ओलंपिक में 10 सेकंड में भागता है उसेन बोल्ट। चलो जी, ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। ये करते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है यार, साल में 4 बार कंपाउंड होएगा। साल की रेट कितनी है? 16%। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का सिंपल ये मतलब है, पहले तो क्वार्टरली रेट निकालो। क्वार्टर यानी कि चौथा हिस्सा, तो 1 साल की रेट 16 है, तो क्वार्टर की रेट 4%। तो हर क्वार्टर में रुपया 4% बढ़ रहा है। 1 साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसने 1 साल का ही पूछा है ना, और 1 ईयर। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार 4% बढ़ जाएगा। तो मेनली अपने पास 2 तरीके होंगे, 2 वेज कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के। मैक्सिमम क्वेश्चन 2 वेज में हम करेंगे, बढ़िया रहेगा। नंबर 1 वे कि नेट परसेंटेज इंटरेस्ट निकाल लो, नेट इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल लो। नेट इंटरेस्ट इन परसेंटेज ऐसे बोल देता हूं मैं, कि पूरा ब्याज कितना लगा उसे परसेंटेज में निकाल लो। और दूसरा रेशियो मेथड।
इनसे आपके 95% प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम के हो जाएंगे, या 98% प्लस ही बोल दो। कभी कभी भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सालाना जीपी में है या बेसिक मेथड से हम कर लें, ये काफ़ी इफेक्टिव है। बच्चों को ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कौन से मेथड से करूँ सीआई को। मैंने आपका वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। पहले इन दोनों को ट्राई कर लेना आप, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे जल्दी हो जाएंगे। जैसे रेशियो मेथड क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे 3 ईयर के लिए रेशियोज मैंने आपको बताए 3-3-3-1। 4 साल के लिए मैंने आपको रेशियो बताया 4-6-4-1। ठीक है, ये वाला मेथड को मैं रेशियो मेथड बोल रहा हूँ। और नेट इंटरेस्ट कितने परसेंट निकला है कि टोटल ब्याज कितने परसेंट है। ठीक है, दोनों में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो जैसे चलो अभी बता देता हूँ, ये करने से पहले ही बता देता हूँ। जिनको पता है वो स्पीड में देख सकते हैं इस पोर्शन को। जैसे अगर 10% 3 बार आपने ब्याज निकालना है, 10%, 10% रेट है, 3 साल का ब्याज निकालना है, और प्रिंसिपल है अपना 5,000। तो आप लिखोगे 3 साल के लिए 3-3-1। इसका 10% निकाल लो, इसका 10% कितना हो जाएगा 500, लिख दो। फिर इसका 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा 50। फिर इसका 10% निकाल लो 5। तो ये जो आप जोड़ोगे तो ये एग्जैक्ट आएगा बिल्कुल, ये एस्टिमेटेड नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप 4 साल का निकालोगे, 4 बार आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लगाना है, 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो वही 4-6-4-1 लिखो। रेट 10% है तो इसका 10% लिखो, फिर इसका 10% लिखो, फिर इसका 10% लिखो, फिर इसका 10% लिखो, जोड़ दो। एक तो ये मेथड हो गया। 3 साल हो 4 साल हो, अगर 2 साल हो 2 ईयर हो तो 2:1 रेशियो है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बेसिक सिखा नहीं रहा, ये टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जस्ट रिविजन एंड प्रैक्टिस हो रही है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है इफेक्टिव रेट का, कि अगर वही 10% 2 बार लगाना है तो ये फॉर्मूला है A+B+A×B/100, कि टोटल ब्याज कितने परसेंट लगा पता लग जाएगा। ऐसे ही 3 बार वाले, मान लो 10% 3 बार है, इसको आपने क्लब करना है कि भाई टोटल ब्याज कितना लगेगा। इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे A+B, 10+10 20, +10×10/100, मन ही मन में लगाएंगे हम, 21% हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 साल का ब्याज क्लब करके देखना है कि कितने परसेंट होएगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो 3 परसेंटेजेस हैं, एक वैल्यू है, उसके अंदर पहले A% का चेंज आया, फिर B% का चेंज आया, फिर नई वैल्यू जो है उसमें C% का चेंज आया। ब्याज यही तो होता है। प्रिंसिपल 10% बढ़ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर नया प्रिंसिपल फिर 10% बढ़ गया, नया प्रिंसिपल फिर 10% बढ़ गया। तो चाहे रेट चेंज हो जाए तो आप क्या करोगे, तो A+B+C प्लस में AB+BC+CA, दो दो का जोड़ा बनाओगे, AB BC CA, दो दो के जितने भी जोड़े बन सकते हैं। अब दो दो के जोड़े बने हैं, 2 के बने हैं, तो उसमें से एक घटाओ 1, नीचे 1 बार 100 को लिख दो। अब 3-3 का जोड़ा बनाओगे, 3-3 के जोड़े बने हैं, तो नीचे 100 को 2 बार लिख दो। ठीक, क्लियर। अगर रेट सेम है तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, 10-10-10, तो सीधा 10 का 3 गुना कर लेते हैं, 10×10 100, फिर ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, तो 10×10 100 का 3 गुना कर लेते हैं, 300/100। फिर 10-10-10 और नीचे 2 बार 100। ठीक है, तो देखो 30+3 33.1%। ठीक है, और एक और बात, अगर आपके एग्जाम के अंदर 10% का ब्याज 2 बार लगे, या फिर किसी वैल्यू को 2 बार 10% बढ़ाया जाए, तो नेट वो 21% बढ़ चुकी होगी। अगर 3 बार
किसी वैल्यू को 10% बढ़ाया जाए तो वो 33.1% बढ़ चुकी होगी। ये याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं। अगर 4 बार 10% बढ़ाया जाए, 10% की याद दिला रहा हूँ, हर एक चीज़ की रटने की ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8% की रट के बैठे हो, दिमाग है डस्टबिन, कुछ भी डाल लेते हो। 46.41% का नेट इंक्रीमेंट। यहीं से आपको रेशियो मेथड की वैल्यूज भी मिल रही हैं। 2 साल के लिए रेशियो है 2:1, 3 साल के लिए रेशियो है 3:1, 4 साल के लिए रेशियो है 4:6:1। ठीक, क्लियर। तो अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करवा दिया ताकि फायदा हो आपको। अब 4 परसेंटेजेज हैं, 4 बार इंटरेस्ट लगाना है। तो अगर मैं ऐसे क्लब भी करूंगा परसेंटेज, मैंने तो 2 और 3 का फॉर्मूला बताया है आपको। अगर ए और बी 2 हो तो ये फॉर्मूला है, 3 हो तो ये फॉर्मूला है। तो फिलहाल के लिए क्लब मत करो। अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए, क्लब तो मैं 4 को भी कर सकता हूं। तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि 4:6:1 लगा दूं। 4 बार 4 कंपाउंडिंग्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ठीक है, प्रिंसिपल का 4:6:1 यूज करूंगा। इसका 4% निकालो। इसका 1% कितना है? 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1% आ जाएगा। ठीक है, 750। तो 1% निकाला करो, फिर जितने भी परसेंट निकालना है उससे गुणा कर दो। फिर अगर 1% को 4 से गुणा कर दोगे तो 4% आ जाएगा ना। तो 4 से गुणा, 750 को डबल करो 1500, 1500 को डबल करो 3000। ठीक है, अब इसका 4%, इसका 1% है 30, तो 30 चौके 120। इसका 1% है 1.2, तो 1.2 का 4 गुना, 12 चौके 48, 4.8। अब 4.8 का कितने परसेंट? 4%। छोटा सा नहीं हो जाएगा बहुत? अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो 4 दिए 12, 12,000, 12 छिके 72, 720, और 4 8 32, 4 8 32, 3 4 चौके 16 और 3 19। इतना ब्याज है। इससे थोड़ा बड़ा ही होएगा, मैंने इसको इग्नोर कर रखा है क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू थी। और इसके अंदर हम 75,000 जोड़ रहे हैं। 5 और 2 7, 7 और 1 8। इससे हल्का सा बड़ा होएगा, 87,739.40। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के सिर्फ इसलिए लिए हैं कि भाई आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ। ठीक है, ये 2 मेथड एनफ है मैंने जो आपको बताए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाएंगे। एक तो रेशियो वाला, और दूसरा ये देख लो कि भैया ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में कितना है। ठीक है, पहले इनको ट्राई करो एटलीस्ट, फिर भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगे तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है, उनमें से कुछ लग जाएगा। ये देखो, एट व्हाट रेट ऑफ पर एनम, ये बाद में करते हैं या फिर अभी कर लेते हैं यार, ऑर्डर में आए, बाद में आपको ढूंढने में परेशानी होगी। करते हैं चलो। एट व्हाट रेट ऑफ पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट ऑफ 8,000 इल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस। 2 साल में इतना ब्याज कितनी रेट पर निकलेगा? तो सबसे पहले तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा। क्यों अप्रोक्सीमेट करूंगा? देखो, अगर आपकी रेट जो है वो 10% है तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा? 21%। इसके डबल से थोड़ा ज़्यादा है। अगर 6% है तो 12.36%। भाई अगर रेट 6% है तो वही फॉर्मूला लगाओगे ना, 6+6 + 6 × 6/100। अगर रेट 7% है तो 7 + 7 14, 14.49%। तो जो 2 साल में ब्याज लगेगा वो रेट के डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ कि ठीक है यार, 2 साल में इतना ब्याज लगा। ठीक है, इसका 1% कितना है? 8,000 का, 8,000 का 1% है 80। मैं इसको 80 से डिवाइड कर रहा हूँ कि इसके अंदर 1% कितनी बार आएगा। 10 बार आएगा तो ये 10% है, 20 बार आएगा तो 20% है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, पॉइंट हटा के मैं 0 ले आया। 8 से काट देते हैं इसको, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 24, नहीं गया भाई 0, 2/8 यानी कि 1/4, 113.25। अब अगर ये 2 0 लगा दोगे तो ये आ जाएगा 80 था ना 1%। हाँ, कहाँ गड़बड़ किए हम? 8 एकम 8,
8 एकम 8, 38, हाँ एक जीरो आएगा, नहीं गया तो चढ़ा दी जीरो। ठीक है, अब मैं 2 जीरो के बाद ये पॉइंट को 2 इधर सरका दूं तो लगभग लगभग 11% ब्याज बन रहा है। तो 11% ब्याज क्या 6% से बनेगा? नहीं, 6% की रेट से 12 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा, 8% की रेट से 16 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा, 10% की रेट से 21% बनेगा, 5.5% की रेट, 5.5 का डबल 11, 11%, 11 पॉइंट समथिंग परसेंट बनेगा। ठीक है, नंबर 1 में तो ये है। दूसरा, हमेशा ऐसे करना, आप अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करना। दूसरा, मैं जो अमाउंट है उसे प्रिंसिपल से डिवाइड करूंगा और बिकॉज 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, हमने पहले किया है। तो अमाउंट यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका ब्याज है, जोड़ो इनको, 8904.2 बटे में 8000। ठीक है, इसके लिए एक और जीरो, और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं कि जिसका स्क्वायर निकल सकता हो। ऊपर वाली तो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, नीचे वाली को मैं कर सकता हूं। देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस 8 को कुछ ऐसा बना दूं कि स्क्वायर रूट निकल पाए। हाँ, 2 से काट देता हूँ, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, तो नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट है 2, और भैया 4 जीरो है तो 2 जीरो, 200 का। ऊपर किस चीज़ का स्क्वायर? अगर एक जगह परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो ऊपर वाला भी सोल्व होएगा। एग्जामिनर ऐसे ही देगा, सोल्वेबल होएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मैं हमेशा बताता हूँ भाई, इसकी स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? इधर 2 का जोड़ा बना लो, इधर 3 का। ठीक, मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, हो सकता है कई स्टूडेंट को ना पता हो, समझने की कोशिश करना। देखो, एंड के 2 डिजिट से हमें ये पता लगता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 1 से लेकर 25 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट ये हैं? 1 से 25 तक सिर्फ, जिसके स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट 21 हैं। 11 का स्क्वायर 121, 11। तो इसका सिंपल ये मतलब है, जब मैं इसकी स्क्वायर रूट करूंगा तो जो हमारा उत्तर होगा वो 50 के किसी मल्टीपल से 11 बड़ा या 11 छोटा होगा। 50 के मल्टीपल से 11 बड़ा या छोटा है उत्तर। ठीक है, अभी तुरंत ये सॉल्व होने वाला है। अब आप देखो 445 से जस्ट पहले किस नंबर का स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर क्या है? 400। 21 का स्क्वायर क्या है? 441। 22 का स्क्वायर क्या है? 484, 484। बड़ा है इससे 22 का 21, यानी कि हमारा उत्तर इस लाइन में है 21। 211, 212, 213 ये है। तो मुझे 2 इन्फॉर्मेशन मिली कि अपना उत्तर पक्का 50 के किसी मल्टीपल से 11 ज़्यादा या 11 कम है, ये गारंटी है। तो ये 50 के किसी मल्टीपल से 11 ज़्यादा या 11 कम, 200 से 11 ज़्यादा हो सकता है, ये और कुछ हो ही नहीं सकता। 250 का मल्टीपल है, उससे 11 कम हो नहीं सकता भैया, उससे 11 कम होएगा तो 100 समथिंग होएगा ना, तो ये 211 है। ठीक है, इसको अगर मैं 200 के ऊपर ब्याज लग रहा है 11 रुपये, तो 2 से काट दूं, 100 के ऊपर ब्याज कितना लगेगा? 5.5। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ूं। अब ये बताओ, ए सम ऑफ 15,000 वाज लेंट आउट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए लेंट आउट कर दिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है। तो मैंने आपको 2 ही तो मेथड बताए हैं कि पहले कोशिश करो। तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूँ? रेशियो मेथड तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि रेट बदल गया, रेट बदल गया तो नहीं यूज़ कर सकते। तो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, नेट इंटरेस्ट कितने परसेंट बनेगा वो लगा लेते हैं। तो वही फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, उसके बाद ए इंटू बी, यानी कि 4 5 20, बी इंटू सी, 6 5 30, 6 चौके 24, इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 2 7, और इस अगर दो दो के जोड़े बनाए हैं तो एक बार नीचे 100 होगा, 0.74। अब तीनों की गुणा कर दो, 6 5 30 चौके 120, और इसके बाद कई बार बच्चे यहाँ पर 3 ही जीरो लिखते हैं, नहीं मैंने क्या बोला है, यहाँ पर 100 आता है, यहाँ पर 200 आते हैं, यानी कि 4 जीरो। तो ये हो जाएगा 0.012। तो बस यही जोड़ना है हमने इसके अंदर। तो 15.752 इतने परसेंट ब्याज बनेगा। ठीक है ना, मैंने ब्याज इतने परसेंट बनेगा।
तो इसका इतना परसेंट, तो उसका 1% कितना है, उसका 1% है जी 150, तो उसके 1% में ये कर देते हैं गुणा 15.75, तो ठीक है। अब आप चाहो तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 15.75 निकाल लो, कुछ भी कर लो, देख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू नीड देख लेंगे। अब हम 0 से 0 कट गया, ठीक है, मैं एक और 0 काट देता हूँ। मैं एक और 0 क्यों काट रहा हूँ, 0 बनती है 10 से, ऊपर मुझे 5 भी दिख रहा है, 2 भी, अदरवाइज मैं नहीं काटता, क्योंकि मैं क्यों खत्म करूँ, मुझे दोनों दिख रहे इसलिए काट रहा हूँ। 5 दिए 15, एक 5 काट दिया, यहाँ से 2 काट दूंगा, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 साते 14, 2 छक्के 12, मैंने एक 0 खत्म कर दी। अब देखो मुझे 2 तो दिख रहा है बट 5 नहीं दिख रहा, तो मैं ऐसे टाइम पर नहीं काटता, बिना वजह अपनी कैलकुलेशन को खराब नहीं करता मैं। 0 कभी भी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाती, पॉइंट तो लगाना होता है। अब मैं ऊपर वाले को सोल्व करूंगा, 3 छक्के 18, एक 3 सात 21 और एक 22, 3 आठे 24 और 2 26, 3 सात 21 और 2 23, और एक के बाद लगा दूंगा पॉइंट। ये एग्जैक्ट आ गया अपना। तो ब्याज कितना बनेगा, 15,000, 15 और 2, सिर्फ ब्याज पूछा है क्या, 2362.8, ठीक। तो एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की होती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें सीआई में, तो ये आपकी सोल्व कर दिए मैंने, ठीक। नेक्स्ट, Mr. Kalra borrowed this much rupees to meet the expense of his son's education. अपने बेटे की पढ़ाई के लिए ऐसे ही खर्चते हैं पेरेंट्स, इतने का लोन लिया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं आती, ये है मोटिवेशन, आपके माता पिता कितना जोर लगा रहे हैं आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। इंडिया में ही है ये ट्रेंड, वैसे तो भाई पेरेंट्स हर जगह ही एक जैसे होते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए, ज़िंदगी को बढ़िया बनाने के लिए पूरे एफर्ट जी जान लगाते हैं। बट इंडिया में ये ऐसा ट्रेंड है कि फॉरेन में फिर भी उनको एक अलग ऑर्गेनिज्म समझ के कि अब तो ये 18 से बड़ा हो गया खुद का काम। इंडिया में तो 30 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या मोटिवेशन चाहिए कि जिस दिन ये खुश होंगे आपके पेरेंट्स, तो उस दिन के लिए मेहनत करो ना यार। ये क्या मोटिवेशन चाहिए, मैं यहाँ पर आके यूट्यूब पर आपके अंदर सुख की हवा भर के चला जाऊँ, उन चीज़ों से मोटिवेट हो गए। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो देखो आपके पेरेंट्स कितने तैयारी कर रहे हो, तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा अमीर घर से तो होगे नहीं, तो आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, उनको सहारा मिलेगा। आप जॉब पर लग जाओगे तो वो खुश होंगे, फाइनेंशियल भी सहारा लगेगा, और वैसे भी वो काफ़ी प्राउड होंगे। तो उस चीज़ को ध्यान रखो, मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, तो भाई इतने रुपए का लोन लिया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली, देन हाउ मच अमाउंट विल ही हैव टू मेक आफ्टर 2 years and 3 months, कि 2 साल 3 महीने के बाद कितना अमाउंट देगा। तो 2 साल यानी कि 1 साल प्लस 1 साल प्लस 3 महीने, 1 साल के लिए रेट 12%, अगले साल के लिए रेट 12%, फिर 3 महीने ही हैं। अगर टाइम ऐसे आधा हो गया, अगर रेट चेंज हो गई, तो रेशियो मेथड यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर यही यूज करते हैं। 1 साल के लिए रेट है 12%, 12 महीने के लिए 12%, तो 3 महीने के लिए 3%। तो ये आ गया, आपको मिल गया। इनको क्लब करना है, ये देखना है कि भैया कितना ब्याज लगेगा, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, 12 12 3, तो 12 12 24 और 3 27, ठीक है। फिर 12 × 12 144, 12 × 3 36, और 3 × 12 36, मैंने दोनों जोड़ दिए 72, 4 और 2 6, और ये 21, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। अगर दो दो का ग्रुप है तो नीचे 100 होएगा। अब 3 3 का ग्रुप, 12 × 12 144, इंटू में 3 3 चौके 12, एक 14 42 और 1 43, और 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, ये लो, इनको जोड़ दो बस, तो 2.16.0432। अब आपको इतना एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन में मैं वैसे ही चला गया, जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट करोगे तो भी पता लग जाएगा है? तो क्यों ना मैं 29 पॉइंट इतना ही निकाल लूँ, 29.20। अगर बाद में खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ गई तो मैं उसका 0.0032% मैं निकाल लूँगा, फिलहाल मैं इतना निकाल रहा हूँ। तो उसका 1% कितना है भाई, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, उसका 1% है 1350, मुझे इतने परसेंट निकालना, 29.2%।
खत्म बात, करो। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक 5 छीन लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। यहाँ से एक 2 छीन लेता हूँ क्योंकि पड़े हैं इसलिए। यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 2 है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। मैंने एक 5 और 2 छीना तो 5 और 2 से 10 बनता है, एक 0 बन जाएगी। नंबर छोटे हो गए ना थोड़े, ठीक है। अब 27 से इसको गुणा कर देते हैं, या तो कन्वेंशनली कर लो या पहले 3 से गुणा कर दो फिर 9 से गुणा कर दो, आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसे ही रगड़ दूंगा इनको। 7 छक्के 42, 4 हासिल, 14 सत्ते 98 और 4 102, 2 छक्के 12, 1 हासिल, 14 दूनी 28 और 1 29। तो 2 4 9, 2 और 1 3 और एक वो 0। ठीक किया है क्या? ये है भाई। फिर इसने क्या बोला है कि कितना ब्याज लगेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। ये आपको दिख जाएगा, यहीं पे जोड़ देते हैं। कितना ब्याज नहीं, कितना प्रिंसिपल होएगा। 135 के आगे 3 जीरो हैं, जीरोज में लिख नहीं रहा। 9 और 5 14, 13 3 16, 1 17, 174 420, 174 420 के आसपास यही है। फिर सर ये थोड़ा सा बड़ा क्यों आ गया? क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने 0.0 ये अप्रोक्सीमेट कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा बड़ा आ गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो। A bank offers compound interest at the rate 5% per annum calculated half yearly। अच्छा, हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। एक कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है 2400 रुपये 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, ठीक है। उसने यही डेट क्यों चूज की पता है? आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। ये तो पहला महीना है, ये 7वां महीना है। तो जब साल स्टार्ट हुआ तो उसने पहले महीने यहां पर उसने 2400 रुपये जमा करा दिए, फिर 6 महीने गुजरे और यहां पर उसने फिर से 2400 रुपये जमा करा दिए। ठीक, उसने कितने रुपए जमा कराए हैं? 2400 यहां, 2400 यहां, 4800। अब देखो उसने जो यहां पर रुपए जमा कराए थे, इसके ऊपर यहां से यहां तक भी ब्याज लगेगा क्योंकि कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रही है, और फिर यहां से यहां तक ब्याज लगेगा, और जो उसने यहां पर रुपए जमा कराए इसमें यहां से लेकर यहां तक ब्याज लगेगा। तो बस ये निकालना है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है जी, देखते हैं। तो इनका अलग अलग हिसाब कर लो। 2400 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा 6 महीने में, बताओ कितना? जब एक बार ही ब्याज लग रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होते हैं। तो देखते हैं, अगर 5% पर एनम है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 2.5%। तो इस 2400 का 2.5% कितना होगा? 2400 का 1% कितना है सर? 24। तो 2.5% यानी कि 5/2% कितना हो जाएगा सर? 60। तो यहां से यहां तक तो ब्याज लगेगा 60, और यहां से यहां तक भी ब्याज लगेगा 60 रुपये। क्यों भैया? पहली बार जब पहली कंपाउंडिंग होती है तब तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम है। अब ब्याज पे भी ब्याज लगना स्टार्ट होगा। यहां पर जो ब्याज होएगा वो होएगा 60 प्लस जो ब्याज पे भी ब्याज है, 60 का 2.5%। तो 60 का 2.5%, 60 का 1% कितना? या फिर ये करता हूं, 2.5% कैसे निकालते हैं? 2.5 बटे में 100 गुणा में जिसका भी निकालना है। तो 20 दिए, 20 पंजे 1.5 रुपये ब्याज है भैया। 60 का 2.5% है 1.5 रुपया, तो यहाँ पर ब्याज इतना लगेगा। समझ गए? तो टोटल कितना ब्याज लगेगा? 60 60 60, 180 रुपये और 1.5 रुपये, 181.5। बट उसने क्या पूछा कि अमाउंट कितना मिलेगा? तो उसने टोटल रुपए कितने दिए? 2400 यहाँ पर, 2400 यहाँ पर, 2400 और 2400 4800 के अंदर 181.5 जोड़ दो। ऑप्शन बी बढ़िया क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। ये आपकी कितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं सिचुएशन। आप खुद मानो आपने बैंक में 2400 रुपये डाल दिए यहाँ पर, फिर 6 महीने बाद फिर रुपये डाल दिए, और आप यहाँ पर रुपये निकालने चले गए। तो आपने जो रुपया जितने टाइम के लिए दिया उतना ही ब्याज मिलेगा आपको। सिंपल है, ठीक है। तो जब तक आप विजय माल्या या ऐसा कोई नीरव मोदी टाइप के बंदे नहीं हो, है? तो यहाँ पर ये जो 2400 रुपये लगे ये बढ़ते जाएंगे अपनी फिक्स रेट से।
ठीक है। और यहाँ पर जो 2400 रुपये दिए ये भी अपनी फिक्स रेट से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इस रुपये को 2 बार कंपाउंड करना पड़ेगा क्योंकि हर 6 महीने में 2.5% बढ़ रहा है, और इसको सिर्फ एक बार इसके ऊपर ब्याज निकालना पड़ेगा और जोड़ दो। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, P और Q का LCM R है, तो ये कहना चाह रहा है कि LCM ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू R। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इसका LCM क्या होगा, यानी कि LCM ऑफ P स्क्वायर Q एंड PQ स्क्वायर क्या है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो मैं आपको LCM निकालने का सिंपल एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाऊं। मान लो आप 30 और 50 का LCM निकाल रहे हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो LCM ऑफ 30 एंड 50 इज इक्वल टू, हमें पता है कि 150 है। अदरवाइज हम कैसे निकालते हैं, देखो हम ये करते हैं, यार जो भी कट रहा है काट दो, दोनों तरफ से 10 कट रहा है, काट दिया। फिर उसके बाद बच गया 3 और 5, इनमें से कुछ कट रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं कट रहा। तो जब कुछ कटना बंद हो जाए तो वैसे तो जनरली हम उनका प्रोडक्ट ही कर देते हैं, या फिर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग हम उनका LCM निकालते हैं। तो अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे निकाल लेते हैं और बचे खुचे का LCM कर देते हैं। इनका LCM क्या है? 15, तो 150। ऐसे काम करता है LCM। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। तो दोनों में P है सर, काट दिया। दोनों में Q है सर, काट दिया। ठीक है। गुणा में अब कुछ कट रहा है? नहीं सर। या फिर कट भी रहा हो, सर इधर P बच गया, इधर Q बच गया, तो LCM ऑफ P एंड Q ये बच गया। LCM ऑफ P एंड Q क्या है? R, PQR, ऑप्शन बी। इसको मैं डिटेल में बता सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग में, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने लायक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया इन क्वेश्चन में समझाने के लिए आपको, ठीक है भाई, काफ़ी उधर टाइम देख रहा हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट है मेरी और आपकी भी, सीखने के लिए, मेरी सिखाने के लिए। अरेंज द रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए लिया कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बट ये तो रेशियो है सर, रेशियो का कैसे पता चले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो 3:2 का मतलब होता है 3:2। इसको 3:2 बोलेंगे ना, 3/2, 3/2 ऐसे। तो पहले वाले को ऊपर लिखना है और इसको फ्रैक्शन बना लो। 5 को मैंने लिख दिया ऊपर, और नीचे 3 3 और 1 10/3 लिख दिया। और इन फ्रैक्शन को कंपेयर कर लो। इसको मैं लिखूंगा ऊपर 4 6 24 और 1 25/4, और नीचे मैं लिखूंगा 8 3 24 और 1 25/8। और ये हो गया 3.5 यानी कि 7/2, और नीचे वाला हो गया 9/2। लेट अस सी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है भाई, 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया भाई 1.5, और 25 से 25 गया, ये हो गया मेरे भाई 2, और ये हो गया 7/9। तो ये तो 1 से भी छोटा हो गया, दिस इज लेस देन 1। इनको कैसे करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा यानी कि ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला यानी कि ये सबसे पहले आएगा। एक में ही है क्या ये? ठीक है, ये बताओ। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 1 होना चाहिए था, फिर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि 13/13 ऑफ तो गुणा ही होता है, तो सेम चीज़ तो लिखी हुई है। बट ये बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगी कि भैया ये जो ऑफ है इसकी क्या खास बात है कि ये डिवीजन से पहले करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन, बट ये डिवीजन से पहले करना होता है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन। और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिखा होता है वो डिवीजन के बाद करना होता है। डिवीजन को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन ऑफ को डिवीजन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो यही है। तो जहां पर भी ऑफ है ये काम पहले करना पड़ेगा भैया। आप यही मान लो कि यहाँ पर एक ब्रैकेट बन गई दोस्त, तो 13 डिवाइडेड बाई ये वाला डिब्बा, तो डिवाइडेड बाई यानी कि 13 के बटे में ये पूरा डिब्बा, और जमा में 13, ये सीन है। 1/13 + 13, ऊपर तो ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई। हाँ, अब
अब डिवीजन की पहले प्रायोरिटी है, अब पहले ये सोल्व होगा मल्टीप्लीकेशन से पहले। तो 13 डिवाइडेड बाई 13 1 इंटू 13, ये तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 13, 13 और 13 26, तो 13 इंटू 13 169 प्लस 1 170 बटे में 13 बटे में 26, 2 से 13 पर गया, 2 से गया 85 पर, 85 बटे 169, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़े। बताओ। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है भाई, नहीं तो हम बिना पढ़े ही दे देते जवाब। अच्छा, एग्जामिनर ने बता दिया। द टेबल शोज द मिल्क एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम 2011 टू 2015। तो कितना इंडिया से मिल्क एक्सपोर्ट हुआ है, क्वांटिटी इन लाख लीटर्स, कितना दूध एक्सपोर्ट हुआ है, और वैल्यू मतलब कितने रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है, इतने लाख लीटर दूध दिया इतने रुपए में इंडिया ने। ठीक है जी, ओके। इन विच ईयर इज द वैल्यू पर लीटर द मैक्सिमम। वैल्यू पर लीटर यानी कि हर एक लीटर की जो कॉस्ट है, 1 लीटर दूध कितने का कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 10 लीटर दूध 50 रुपए का है, तो 1 लीटर दूध कितने का होगा, तो आप क्या 50/10 5 रुपए का। तो ऊपर तो लिखोगे टोटल वही कितने रुपए का है, और नीचे लिखोगे कितने लीटर है। तो यहां पर भी वही देखेंगे, वैल्यू पर लीटर अगर आपने देखनी है, एग्जैक्टली ये मत निकालने लग जाना कि 1 लीटर कितने रुपए का दिया, नहीं, ये देख लो ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा। तो वैल्यू इतने रुपए का दूध एक्सपोर्ट किया और इतने लीटर है, इतने लीटर की ये वैल्यू है, तो 1 लीटर की 240/130। एग्जैक्टली 1 लीटर नहीं निकालेंगे, सबको ऐसे ही कंपेयर करेंगे हम। फिर उस यहाँ पर कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है 4, तो इन्हीं 4 का कंपेयर करेंगे, उस 5वें का नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है। ठीक है, तो 2015 का देखते हैं। 2015 इतने लीटर दूध इतने में दिया, तो 1 लीटर कितने का होएगा ये। और फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे। 2013 में 420/142, 2012 में 220/115, 2014 में 550/165। अब अपना मेन उद्देश्य ये है कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है, देखते हैं। पहले तो ऐसे अंदाजा पहले 2 वाले डिजिट पकड़ लो, 19 30 57, मान लो मैं एक एक के बाद पॉइंट लगा दूं, मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, 19 30 57 लगभग 3 गुना से बड़ा है। 14 3 42, ये 3 गुना ही है, लेकिन ये 3 गुना से बड़ा है 19 30 57, तो ये तो बड़ा नहीं होएगा। ठीक, क्लियर है भाई। 11 दूनी 22, ये तो बिल्कुल ही बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 2 गुना है। 16 3 48, यहाँ पर डाउट है, देखो ये भी 3 गुना से बड़ा, ये भी 3 गुना से बड़ा नजर आ रहा है, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी कट रहा है उसे काट तो लो। जैसे इधर 0 है, इधर भी 0 काट दी। ऐसे दोनों के साथ सेम सलूक कर रहा हूं मैं। इधर से ही 5 काट देता हूँ, 5 3 15, 5 45, इधर से ही 5 काट देता हूँ, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, ऊपर नीचे से 11 काट देता हूँ, 11 5 11 3, इधर 3 है तो 3 से ये काट देता हूँ 13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 13 उधर चला जाएगा, 13 5 65 65, और इधर 61 है, तो 65 बड़ा होता है, ये वाली बड़ी है। सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन था, ये वाला। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ू। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो भैया फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, यानी कि फोर्थ वाला नंबर गायब है। 3 नंबर दे रखे हैं, चौथे वाला गायब है, तो इन दोनों की गुणा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को इससे डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा। तो बीच वाले ये कौन से हैं, तो ये और ये, a³ + b³ गुणा में a² - b² बटे में ये वाला कर दूंगा, इन दोनों की गुणा के बटे में ये आ जाएगा। तो मैं कर दूंगा a + b का होल स्क्वायर इंटू a³ - b³। दैट्स इट, ये अपना उत्तर है भाई, जो भी है सोल्व करते हैं। तो अच्छा जी, ऐसे करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा।
ये बनेगा a माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये बनेगा a प्लस बी गुणा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में है ये, ठीक है। और ये है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब काटा पीटी करते हैं। देखो a प्लस बी से a प्लस बी गया एक, इस a प्लस बी से ये एक और a प्लस बी गया, ठीक है। इस a माइनस बी से ये a माइनस बी गया, तो बच गया ये बटे में ये। कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, जल्दी जल्दी करेंगे, अब इजी इजी क्वेश्चन बच गए हैं। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 48 इफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर देन द रेशियो बिटवीन देम इज दिस। देखो दो नंबर की एवरेज 48 थी, तो एक नंबर है स्मॉलर, एक है लार्जर। मान लो इनकी एवरेज 48 थी, तो इनका सम कितना था 96, 48 इंटू 2, ठीक है। अब अगर छोटे वाले में 3 जोड़ दिए उसने, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, छोटे वाले की नई वैल्यू और बड़े वाला नंबर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा। भाई छोटे वाले की यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, उसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, 99, ठीक है। लेकिन छोटे वाले में 3 जोड़ दिए, अब ये जो छोटे वाले की नई वैल्यू है और बड़े वाले की जो भी वैल्यू है उसमें 11:20 ये रेशियो है। वो बोल रहा है बड़े वाले की वैल्यू बताओ, तो भैया इसमें और इसमें रेशियो है 11:20 और इनका सम क्या है 99। तो 99 को 11:20 रेशियो में तोड़ दूं तो 11 रिप्रेजेंट करेगा s+3 को और 20 रिप्रेजेंट करेगा l को। जो भी पूछे बता दो। उसने l पूछा है तो l है 20 आउट ऑफ, इन दोनों का सम है 31 गुणा में 99। अगर s पूछता तो s की वैल्यू निकालते हम 11/31 गुणा में 99, फिर घटा में 3 कर देते, क्योंकि ये वैल्यू s+3 की है, ठीक। इसी टॉक के गाइज कितने पर जाएगा ये, 3 6 18 6 समथिंग पर जाएगा ये। अगर आप सिर्फ इसको देखोगे 3 6 18 60 की लाइन में उत्तर। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूँ कि कैलकुलेटिव है, भाई राउंडेड अप टू 2 डेसिमल पूछ रखा था। कैलकुलेटिव तब है जब कैलकुलेशन करना मजबूरी है। ऐसे तो आप जबरदस्ती एक क्वेश्चन पूछा है उसके होने के बाद इसको सोल्व करने लग जाओ कि भाई मैंने ये कैलकुलेशन कर दी थी उस क्वेश्चन में, कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव कब होएगा, जब वो करनी पड़ रही है, मैं हमें करनी ही नहीं पड़ रही तो वो कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। वो तो हम अपने शौक से कर रहे हैं भाई, हम अपने कंसेप्ट की कमजोरी से कर रहे हैं। और क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होते, होते हैं, मैं यही मना नहीं कर रहा, होते हैं भाई और टाइम भी लेते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में हैं नहीं हैं ये हमें देखना आना चाहिए। बढ़िया प्रैक्टिस होगी तो हम अपने आप बच जाएंगे कैलकुलेशन से। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो इनमें कॉमन लिया जा सकता है। देखते हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। इसको आप देखो ऐसे, तो ये आ जाएगा a³ माइनस b³ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे देख सकता हूँ मैं, इधर x का क्यूब है, इधर 2 का क्यूब है, तो शायद ये x-2 का क्यूब होएगा। देखते हैं, a³ ठीक है, -3 इंटू 2 x², 3 दूनी 6 x², ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 थी 12x, ठीक है, -8, ठीक है। ये x-2 का क्यूब है। अगला ये वाला, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस 4, ठीक है। ये क्या है, ये x-2 का स्क्वायर है, x इंटू x-2 का होल स्क्वायर, ठीक। इनमें से मैक्सिमम आप क्या कॉमन ले सकते हो, एचसीएफ वही होएगा। तो एक तो x-2 मैं सब में से काट सकता हूँ, और कुछ है जो मैं सब में से काट सकता हूँ, नहीं, एक x-2 ही है, तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ूँ, ए कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस द वर्किंग टाइम ऑफ ए वीक मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 48 आवर्स टू 36 आवर्स। उसने क्या कर दिया,
पहले 48 घंटे काम करते थे, अब 36 घंटे काम करते हैं। फाइनल अपॉन इनिशियल करेंगे, यानी कि जितने घंटे वो काम करते थे उसको 12 तिये 36, 12 चौके 48, 3/4 कर दिया। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी, बस पहले जितने टाइम आते थे उससे आधे टाइम आओ, चिल करो, तो पर आवर जो आपको रेट मिल रहा था वो डबल हो गया ना। समझ रहे हो? सैलरी उतनी ही है, पर पहले 1 घंटे में जितने रुपए आपको मिल रहे थे 1 घंटे के हिसाब से, मैंने आपसे आधे ही घंटे काम करवाया, रुपए उतने ही दे दिए, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से आपको डबल रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आपका वर्किंग टाइम 3/4 हो गया तो पर आवर 4/3 टाइम्स हो जाएगा आपकी पेमेंट, पर आवर की पेमेंट, अगर सैलरी उतनी ही मिल रही है तो। ठीक है, तो पर आवर की पेमेंट 1 बढ़ गई 3 पर, 1/3 यानी कि 33.33, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है भाई ये। HW है आपका होमवर्क, आपने कमेंट करके बताना है क्या उत्तर है। पहले हिंट दे देता हूं मैं कि सिर्फ ऊपर वाला सोल्व करने की जरूरत है बस। आपने उत्तर बताना है इसका क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। ये ना हो कि कोई यहाँ पर उत्तर अलग लिखा हुआ, मैं एक बार चलो आपको करवा ही देता हूँ यार। चलो, तो ये 45 है, इसको मैं देख रहा हूँ 9 × 5, 9 अगर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 3, ये चीज मैं मन ही मन में देख रहा हूँ, तो 24 थी 72√5। ठीक है भाई, इसको मैं देख रहा हूँ 4 × 5, तो 4 को बाहर लाऊंगा तो 2 बनेगा, तो 32√5। इसको देखते हैं, 5 से काटते हैं भाई, 5 चौके 20, 5 नहीं में 45, तो 49 अगर बाहर आएगा रूट से तो 7 बन जाएगा, प्लस में 7√5 माइनस 47√5। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है 79√5, और इन दोनों का सम कितना है 79√5। ठीक है, वही है उत्तर 0। चलो मैंने बता ही दिया, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 75 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, ड्यू टू न्यू एडमिशन 15 न्यू स्टूडेंट्स join द मेस। ठीक है भाई, एंड द डेली एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज्ड बाय 240। ये कोई नई तरह का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव तरह का क्वेश्चन है, बहुत पुराना, इसीलिए मैंने ले लिया। बार बार आता है, बार बार आता है, तो एक बार करवा देता हूँ। देखो, तो 75 स्टूडेंट हैं एक हॉस्टल में, नया एडमिशन हुआ तो 15 नए बंदे आ गए। ठीक है, एंड द डेली एक्सपेंस ऑफ द मैस इंक्रीज्ड बाय 240। रोज मैस में जो खर्चा लगता था, एक दिन में कुछ रुपए खर्च होते होंगे, वो 240 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे होने लगे। ठीक है, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 5। पर हर एक स्टूडेंट के हिस्से में जो खर्चा आता था वो 5 रुपए कम हो गया। ज़्यादा बंदों का खाना बनता है, सस्ता बनता होएगा। ठीक है, देखो, मैंने ये मान लिया कि पहले जो एवरेज थी वो ए थी, पहले 75 बंदे थे, और हर एक बंदे के ऊपर जो खाना खर्च होता था, हर एक बंदे के ऊपर जो खर्चा होता था वो ए रुपए था। तो टोटल कितने रुपए खर्च होते होंगे, एक बंदे पर ए रुपए, तो 75 बंदों पर 75 ए, 75 ए। यह है ओल्ड एक्सपेंडिचर। नया एक्सपेंडिचर में एवरेज है A-5, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 90, 15 बढ़ गए। ये है न्यू एक्सपेंडिचर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 90 है, एवरेज है A-5। ओल्ड एक्सपेंडिचर से न्यू एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है 240, अगर ओल्ड वाले के अंदर 240 जोड़ दिया तो ये आ जाए। इसको मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको करवा दूँ बिना ये लिखे, बट ये सेफ तरीका है, मैं इसे पसंद करता हूँ कि बच्चे इसमें गलती नहीं करेंगे। तो 90 × A, तो 75 को उधर ले जाऊँ, 90A-75 15 है। ठीक है, 90 × 5 नेगेटिव का होगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इधर आ जाएगा 450। तो 0, 5 और 4 9, 4 और 2 6 बटे में 15 इज इक्वल टू A। 15 चौके 60, 15 छिक्के 90, 46। क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, वो था 75A, ये वाला, तो 75 × 46। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो, यहाँ से 5 छीन लो, और यहाँ से, बिकॉज मुझे 5 और 2 दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने 2 छीन लिया, उनसे एक 10 बन जाता है।
ठीक, अब मैं इनको कर लूंगा। 15 3 45, 15 दूनी 30 और 4 34 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। A conical tent is set to accommodate 15 persons. Each person must have 5 square meter of space on the ground. कोई कोनिकल टेंट है। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है भाई, वैसे ही रिवीजन के लिए ले लिया। 15% को अकोमोडेट कर सकता है। हर एक बच्चे को हर एक बंदे को जमीन पर 5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, 5 फीट स्क्वायर। तो टोटल 15 बंदे हैं, हर एक को 5 स्क्वायर मीटर, सॉरी 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। टोटल 15 बंदे हैं, तो इसका एरिया होना चाहिए 15 इंटू 5, 75 मीटर स्क्वायर। और हर एक बंदे को हवा में जो स्पेस चाहिए वो चाहिए 30 क्यूबिक मीटर, नहीं तो दम घुट के मर जाएंगे वो, और नीचे स्पेस नहीं मिली तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो टोटल बंदे हैं 15। तो ये जो हवा का वॉल्यूम है, जो अंदर का जो स्पेस है, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 450 मीटर क्यूब। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है किसको? वॉल्यूम को, आयतन को। हवा में जो बंदों को स्पेस चाहिए और जमीन पर उनको स्पेस चाहिए, ये किसको? ये बेस के एरिया को रिप्रेजेंट करती है। बेस का एरिया है जी पाई आर स्क्वायर, और ये इसका वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? तो सिंपल है भाई, देखो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 450 बटे में 75। ये मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा था, नहीं तो 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैं गुणा भी नहीं करता उसको। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया। ठीक है, 15 तीये 15 पांजे 5 से जाएगा 6 पर, इस 3 को ऊपर भेज दो, तो h इज इक्वल टू 18। ये बताओ भाई, टेल मी दिस। यार एक रेशियो वाले क्वेश्चन और थे, कहाँ गए वो? चलो बाद में देखता हूँ मैं। रेशियो वाले क्वेश्चन देखकर मैं आपको ये बताने वाला था कि एक वीडियो है, इसके अंदर रेशियो वाले, वेरिएशन वाले क्वेश्चन आए थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने यूट्यूब पर डाल ली थी। ठीक है, कुछ दिन पहले ही, तो वो भी आप देखना। इसी एग्ज़ाम में आए थे, वो मैंने अलग से करवा दिए क्योंकि उसमें पिछले कुछ टाइम से नया कंसेप्ट पूछ रहा है एग्जामिनर, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हैं सारी मैंने उस वीडियो के अंदर बता दी। उसका लिंक मैं वेरिएशन वीडियो नाम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये बताओ, एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स, तो क्लोज्ड वुडन बॉक्स कैसा होएगा? देखो, मान लो ये एक वुडन बॉक्स है और ये ऐसे मोटा है, ऐसे ऐसे, ये सारे तरफ से बंद है, लेकिन मैं इसको ऊपर से खोल के दिखा रहा हूं। तो एक्चुअल में इसकी जो एक्सटर्नल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है बट इसकी मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे मान लो एक बार ऊपर से खुला है, तो मुझे एक बात बताओ, 0.5 सेंटीमीटर इसकी ऐसे चौड़ाई है, तो 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, तो 0.5 और 0.5 1 बन गया। तो अंदर जो एक खोखला है अंदर से, इसकी लंबाई हो जाएगी जी कितनी? 10 में से 1 गया 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसकी लंबाई में से घट गया 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, ऐसे ही इसकी चौड़ाई में से घट जाएगा अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि लकड़ी कितनी यूज हुई, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डिब्बे का वॉल्यूम निकालूंगा और अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम निकालूंगा। पूरे डिब्बे के वॉल्यूम में से हवा का वॉल्यूम घटा दूंगा, तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पूरे डिब्बे का वॉल्यूम होएगा 10 इंटू 8 इंटू 6। अब जो लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ से 0.5 कम हो जाएगी और डिब्बा पूरा बंद है, तो ये जो लंबाई है ये हो जाएगी 9। चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, 8 में से 1 गया 7, और ऊंचाई भी कम हो जाएगी। कभी कभी डिब्बा क्या होएगा, एक तरफ से खुला होएगा, तो जो हाइट है
वो ऊपर से कम नहीं होएगी 0.5, सिर्फ नीचे से कम होएगी, बस ये ध्यान रखना है। अगर ओपन बॉक्स हुआ तो इसमें से 1 नहीं घटेगा, इसमें से सिर्फ 0.5 घटेगा। अब ये है, तो भाई दोनों तरफ से जो भी कट सकता है वो काट दो। 5 कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 निकाल लिया भाई। और मैं क्या 3 काट सकता हूँ? 3 दूनी 6, 3 तीनों, और कुछ निकाल सकता हूँ? नहीं। तो 2 दूनी 4, 8 32 माइनस 7 21। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। का गड़बड़ की है हमने? 55 क्यों नहीं आ रहा? 5 काट लिया मैंने, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। फिर मैंने, अच्छा मैंने 3 नहीं लिखा, 3 भी तो काटा था, 165, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए और बताओ भाई। इजी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का, इस वीडियो का। स्क्वायर एंड ए रोम्बस हैव द सेम बेस एंड द रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। देखो ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ये 90 डिग्री पर होता है, रोम्बस 45 डिग्री पर, इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रोम्बस। तो स्क्वायर का एरिया ऊपर लिखूंगा, रोम्बस का नीचे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है ए इंटू ए साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर साइन 45। तो ये तो कट जाएगा, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, √2 ऊपर जाएगा नीचे 1, तो √2:1, ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर मतलब कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे कई सारे मेरे टॉपिक्स चाहते हैं कि फुल टॉपिक जो मैंने पेड कोर्स के अंदर पढ़ा रखे हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने वो डाल रखे हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कुछ और क्वेश्चन जो वेरिएशन के पूछे गए थे, उनकी वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे।